नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं आर्मी साइंस टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, आर्मी साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। टेस्ट सीरीज नंबर 2 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्लास अंत तक जरूर देखना। अगर सच में आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो तो एक क्लास कंप्लीट देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये सेशन शुरू करते हैं। सेशन बहुत ही खास होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, वोल्ट, केल्विन, जूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए न्यूटन। बल की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बल सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो बल क्या है? सदिश राशि है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है। 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको देखना है कि सदिश राशि कौन सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के ऊपर कार्य करता है। अब ये देख लेते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है। चलिए डिस्कशन करते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई भी क्रिया होती है तो उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं कि बंदूक से जब आप गोली छोड़ते हो तो आपका हाथ पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूटन का तृतीय नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपके हैं बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आपका सही होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन होता है? घट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलनांक क्या होता है? गलनांक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गलनांक क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा? निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना। निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तो वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। ये किस कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन भी आपका सही होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में क्या छा जाती है? लालिमा, लाल लाल दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से गुजरता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र से बदलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र से बदलते हैं। अगर दोस्तों आप सच में आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कम से कम मैं आपको 100 साइंस टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं। 100 साइंस टेस्ट सीरीज से आपके 5 से 7 हजार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे वो आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस यंत्र से बदलते हैं। ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, डायनेमो, ट्रांसमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर से बदलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हवाई जहाज का आविष्कारक किसने किया था।
ऑप्शन आपके सामने है रोंटजेन, मार्कोनी, आइंस्टीन, अल्फ्रेड नोबेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? रोंटजेन ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने है 2.4, 7.4, 6.6, 5.0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दें कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन आपके हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्मी के एग्जाम में काफी बार ये रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे सभी का चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दें। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके हैं राइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोशिका और माइटोकॉन्ड्रिया से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी में। किस में किया जाता है? साइटोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा? कोशिका। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर लिए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें, क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो घंटे का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे मैं जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। मानव त्वचा का विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव त्वचा का विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है एनाटोमी, मेट्रोलॉजी, फिजियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। मानव त्वचा का विज्ञान की किस शाखा में अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो त्वचा से बनने वाले हैं, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। क्वेश्चन अगर आपसे यह पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका आंसर होगा त्वचा। और त्वचा का रंग किस वर्णक के कारण होता है? मेलानिन वर्णक के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है जांग, पिंडली, अगर भुजा, ऊपरी भुजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऊपरी भुजा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। चलिए कुछ अस्थियों से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यह है कि हाथों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। हाथों में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। चलिए अगर आपसे मैं बात करूं कि ह्यूमरस अस्थि कहां होती है, यहां जो आप देख रहे हो ऊपरी बाजू, यहां पर ह्यूमरस अस्थि होती है। यहां पर दो अस्थियां होती है जिन्हें कहते हैं रेडियस अल्ना, और यहां पर जो आपकी हथेली है यहां पर कौन सी अस्थियां होती हैं? मेटाकार्पल्स। हथेलियों में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? मेटाकार्पल्स। और अंगुलियों में कौन सी अस्थियां पाई जाती हैं? फेलेंजेज। सभी अस्थियां मैंने आपको बता दी। यहां पर कौन सी अस्थियां पाई जाती है? ह्यूमरस। अगर मैं बात करूं अगर भुजा की, तो यहां दो अस्थियां पाई जाती हैं, रेडियस अल्ना बोलते हैं उन्हें। हथेली में कौन सी अस्थियां पाई जाती है? मेटाकार्पल्स। और अंगुलियों में कौन सी? फेलेंजेज। तो ये जितनी भी अस्थियां हम पढ़ रहे हैं ये सभी किससे संबंधित है? हाथ से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन आपके सामने है अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय। इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट कर दें आंसर, किसी को पता है तो। मानव शरीर में भोजन का अधिकांश पाचन किस अंग में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका?
ऑप्शन बी आपका सही होगा। छोटे हाथ बहुत से भाई अमासे कर रहे हैं, लेकिन अमासे आपका गलत है, छोटे हाथ आपका सही है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे हाथ से बनने वाले हैं। छोटे हाथ की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर। छोटे हाथ की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7.5 मीटर। और छोटे हाथ के दो भाग होते हैं जिसने क्या कहते हैं? ड्यूडनम और इलियम। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ड्यूडनम किसका भाग है? छोटे हाथ, बड़ी हाथ, अमासे, अग्नाशय। तो आपका आंसर क्या होगा? छोटे हाथ। ड्यूडनम किसका भाग है? छोटे हाथ का। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? मुख से शुरू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 6 से 7 लीटर, 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 9 लीटर। तो ऑप्शन भी आपका सही होगा। एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। मानव में कुल शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत रक्त पाया जाता है? 7% रक्त पाया जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है सेरिब्रम, मेडुला ओब्लोगेटा, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम। आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। चलिए तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? ऑप्शन आपके हैं नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन, जीन। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दे, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सोन, जीन। तो जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। कौन सी है? नेफ्रॉन। तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम हमने 50+ क्वेश्चन किया, आप काउंट कर सकते हो। और अगली टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। कम से कम 100 टेस्ट सीरीज करेंगे। 100 टेस्ट सीरीज में 5 से 7 हज़ार आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। इंपॉर्टेंट सूचना यह है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी मैथ, साइंस, जीके सभी की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होने वाली हैं। तो सच में अगर आप आर्मी भर्ती की तैयारी करते हो और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें, जिससे जैसे भी कोई भी मेरी क्लास हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आर्मी की तैयारी करने वाले आपके जितने भी भाई हैं उन सभी भाइयों को शेयर जरूर कर देना, जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।